अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली फिटनेस प्रो और आज हम आपके साथ एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर हुए हैं। इस एपिसोड में आपको मिलवाएंगे मुख्तलिफ गेस्ट से। हेल्दी लाइफस्टाइल विद फर्टाइल एक हेल्थ ओरिएंटेड शो है। इस शो के अंदर इसको स्टार्ट करने का पर्पज़, जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ गेस्ट को बुलाया, उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया, उनसे कुछ मज़े के सवालात भी पूछे, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड उन्होंने हमें बताया। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि आप मुख्तलिफ जिस तरह फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट को दोबारा बुलाएं, तो हमने उन गेस्ट को आज दोबारा दावत दी। उससे पहले आज का शो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं मेरे से कि शुगर कंटेंट, कि हमें शुगर डेली कितनी लेनी चाहिए। तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो वाइट शुगर कंज्यूम करते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि क्या शुगर जहर है। पहली बात तो ये है, क्या शुगर से डायबिटीज़ और प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। वेल, अगर आप डायरेक्टली ये कहा जाए कि शुगर जहर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से लोगों का वज़न गेन होता है, डेफिनेटली सी बात है। एक नॉर्मल डेली इंटेक हमारा शुगर का कितना होना चाहिए, एक फ़ीमेल के पर्सपेक्टिव से फीमेल की ऑलमोस्ट 6 to 7 जो टीस्पून है डेली शुगर का इंटेक बेहतर है। मेल के लिए ऑलमोस्ट 6 to 10 ऑलमोस्ट टीस्पून ऑफ शुगर डेली इंटेक ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं कि शुगर लेते नहीं हैं, जब वो डाइट पे जाते हैं तो दो एंड पे जाते हैं, एक्सट्रीम एंड पे जाते हैं, या तो बिल्कुल नहीं लेते हैं या बहुत कुछ खाते हैं। इसी तरीके से आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि एक्सट्रीम एंड पे जाना या किस साइड पे रहना बेहतर है। तो लोग क्या करते हैं, ओबेसिटी बढ़ती है जब आप डेली अपने बच्चे डेली मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आगे सुन के आपको बहुत हैरानी होगी। हम आइसक्रीम के स्कूप खाते हैं, बड़े मज़े से बच्चों को खिलाते हैं। एक आइसक्रीम के स्कूप के अंदर ऑलमोस्ट 23 टेबल स्पून ऑफ शुगर होता है। ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसके इक्वल शुगर होती है। एक जो कोक का कैन होता है, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट 10 to 12 टेबल स्पून ऑफ शुगर की क्वांटिटी होती है। फिर हम जो डेली ग्रेनोला बार्स खाते हैं, हम जो डेली प्रोसेस डब्बे वाले जूसेस पीते हैं, और एक और चीज़ जी आर्टिफिशियल तो लिखा होता है कि 0 कैलोरीज जो हम सोडा पीते हैं उसके अंदर शुगर होती है या नहीं होती। उसके अंदर बिल्कुल होती है। उसके अंदर वो वाले केमिकल्स होते हैं कि जो कि हमें लग रहा होता है, कंपनीज़ ने लेबल किया होता है कि भाई इसके अंदर केमिकल्स नहीं है, लेकिन जो लेबल्स को पढ़ना, लेबल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट 20 से 30% एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं जो कि उन्होंने वहाँ पे लेबल पे नहीं लिखी होती। इसी तरीके से जो आप डेली बच्चों को पैकेज प्रोडक्ट खिला रहे हैं, उनको शुगर कंटेंट जा रहा है। जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एम्प्टी कैलोरीज आएंगी, आर्टिफिशियल कैलोरीज आएंगी, तो बॉडी अंदर से कहेगी कि भाई हमें क्या खिलाया जा रहा है। वो उसको फिर प्रोसेस नहीं करेगी, मेटाबोलाइज नहीं करेगी, उसको भी स्टोर करेगी। अगर स्टोर नहीं करेगी तो आपके लीवर फंक्शन, आपके बाकी बॉडी के ऑर्गन, उन सबको डिस्टर्ब करेगी, जिससे बहुत सारे हेल्थ इशू जनरेट होते हैं। तो ओबेसिटी भी इसका एक बाय प्रोडक्ट है। तो शुगर कंटेंट को थोड़ा सा रिप्लेस आप कर सकते हैं अपने अगर आप खाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, फ्रेश जूस पी लें। अगर आप कैंडीज़ खाते हैं तो फ्रेश फ्रूट खा लें। अगर आपको शुगर की क्रेविंग्स होती हैं तो डेट्स खा लें। तो इस तरीके से आप शुगर को अवॉइड और रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज आइए हम अब शो का आगाज़ करते हैं, अपने गेस्ट से मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर शो। आज हमारे पास दो बहुत अच्छी गेस्ट मौजूद हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक लैंग्वेज एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट। डॉक्टर कदर से हम बात करेंगे कि डॉक्टर कदर हमें बहुत मुफीद मशवरे बताएंगी कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं, और फिजियोथेरेपी बहुत सारे लोगों को बैकबोन के प्रॉब्लम्स आते हैं, इंजरीज़ हो जाती हैं, एथलीट्स को इंजरीज़ हो जाती हैं, तो इनका क्या रोल होता है। और इनके साथ साथ डॉक्टर हिना को हमने दोबारा दावत दी है। डॉक्टर हिना हमें बताएंगी कि आज डिस्पेजिया के बारे में, कुछ लोगों को निगलने में प्रॉब्लम आती है, बड़ों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, चोक हो जाते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो जहाँ आप इस प्रोफेशन में लेके कितने लोग आपको आइडियलाइज़ भी लेते होंगे कि इतनी खूबसूरत डॉक्टर हैं तो हमने भी ऐसे ही बनना है। जी, इंस्पायरेशन हमेशा होती है, और आई थिंक इंस्पायरेशन ही है जो इंसान को बिल्कुल ऐसे ही करती है। और क्यों आई इस फील्ड के अंदर? इस फील्ड में आना, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फील्ड। जब मुझे पता चला कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें ऑल द पावर यू हैव इज़ इन योर हैंड्स एंड देन कम्स योर नॉलेज टू। ओके, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जो हो रहा होता है आप अपने सामने देख रहे होते हैं,
दिस वाज द मेन पर्पस जब मैंने आई रियलाइज के फिजियोथेरेपी इज समथिंग दैट आई शुड ऑप्ट, मैं हर मसल की मूवमेंट खुद देख लूँ। ओके। उसके बाद देन आई रियलाइज के दिस सच ए मैजिकल थिंग कि जितने भी मसल्स हैं और जितने भी लिगामेंट्स हैं उनको मैं विदाउट सर्जरी ट्रीट कर और विदाउट मेडिसिन ट्रीट कर सकती हूँ। तो आई थिंक इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आप ऑल्टरनेटिव चीज़ों पे जाने से पहले ही यू रिकवर देम नेचुरली। आपने एथलीट्स के साथ बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, इंजरीज आती हैं तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो कोचेज़ होते हैं, कितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है एथलीट्स को? अगर हम एथलीट्स की बात करें तो जैसे अभी हम फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस पे भी बात करें, बहुत से एथलीट्स आते हैं जो कि नी इंजरीज़ के साथ आते हैं, हैमस्ट्रिंग इंजरीज़ के साथ आते हैं, स्ट्रेन्स के साथ आते हैं और मल्टीपल इश्यूज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम उनको सर्जरी से पहले ही रिकवर कर लें तो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग। 70% अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्चेस 70% आप नी इंजरीज विदाउट सर्जरीज रिकवर कर लो। 70%, ओके। और अगर हम पाकिस्तान के एथलीट्स की बात करें तो इसमें जो कमी मुझे मेरी प्रैक्टिस में फील हुई कि हमारे एथलीट्स को अवेयरनेस नहीं है न्यूट्रिशन की, बिल्कुल, रिकवरी की, बिल्कुल, उसके अलावा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, जैसे मेरे पास एथलीट्स आते हैं तो वो कहते हैं, अगर वो फुटबॉलर है तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं फुटबॉल रोज़ खेल रहा हूँ फिर भी मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, इंजर्ड क्यों हो रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। या अगर क्रिकेटर है तो वो कहता है कि मैं रोज़ गेम खेलता हूँ, बिल्कुल, रोज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वो परफॉर्मेंस नहीं है जो मेरा टारगेटेड गोल है। तो उस पर मुझे उनको यही समझाना पड़ता है कि जो चीज़ आप जो स्पोर्ट रोज़ खेल रहे हैं, खेल लेना इज़ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग में फ़र्क है। आपके मसल्स, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल्स हैं और स्लिंग्स हैं। अल्लाह ने हमारे जिस्म को ऐसे बनाया कि हर एक मसल दूसरे से कनेक्टेड, ऐसे ही। लेग्स मूवमेंट कर लेना, जैसे एक साइकिलिस्ट है वो कहता है मैं रोज़ साइकिल चला रहा हूँ, परफॉर्मेंस फिर भी क्यों बेहतर नहीं है, वाई आई स्टिल फील फटीग, वाई आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्गर। तो उसमें यही आ जाता है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ नंबर 1 कंडीशनिंग। अच्छा, हम चलेंगे डॉक्टर हिना की तरफ। डॉक्टर हिना, मुझे ये बताएंगे डिस्फेजिया विच इज़ वेरी कॉमन इशू, और उसमें बहुत सारे हमारे बड़ों को, इवन बच्चों को कुछ निगलते हुए वो चौक हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके क्या रीजंस हैं और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? बेसिकली डिस्फेजिया इज़ द स्वॉल्विंग डिफिकल्टी, ओके, जिसमें हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन आती है कि 50 अबाव में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज है ना, दैट ठीक है। द पेशेंट हैव द लम्प इन द थ्रोट और वो कंप्लेन नहीं कर रहा कभी कभी, तो पेशेंट को काफ़ी उनकी एपिसोड्स आ रही हैं बहुत, तब भी वो कह रहे हैं कि जी थ्रोट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इट नॉट द अदर वे आउट के स्वॉल्विंग में उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो वो चोकिंग हो रही होती है, द फूड इज सम पार्टिकल्स जो वो लंग्स की तरफ ट्रैवल करते हैं, समटाइम्स ये एस्पायरेशन निमोनिया की भी कंप्लेंट्स भी आती है। ओके, ठीक है। चेस्ट एक्सरे और सबसे पता लगते हैं हमें कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। सेकेंडली चेस्ट बोन में बहुत सी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पेन का हमें बता रहे होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट। बिल्कुल, हाँ। और कुछ ऐसे कहते हैं कि मेडिसिन और फूड है, दिस ऑल स्टफ्स इन आवर स्पेस, जिसके नेक में है, थ्रोट में ही रह गया, नीचे मूव नहीं कर रहा। और एक और रीज़न ये हो गई कि स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज़्यादा है ना, तब भी ऐसा आपके साथ होता है कि आपको स्वॉलो करने में डिफिकल्टी है, आपकी स्टेजेस नहीं फुलफिल हो। और ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है? मोस्टली तो ये न्यू बॉर्न्स में भी है, अच्छा। और उनसे ज़्यादा ये ओल्ड एज में है। 50 प्लस जो पॉपुलेशन है उनमें ज़्यादा है। इसके लिए क्या कोई मेडिकेशन, थेरेपी या क्या? डिफरेंट मैनूवर्स हैं, हमारे एक्सरसाइजेज हैं, वी डू द डिफरेंट थेरेप्यूटिक प्लान, हमारा सॉल्विंग से रिलेटेड है। जो डिस्फेजिया डाइट हम बताते हैं, बेसिकली हम पॉस्चर मैनेज कर देते हैं, वी हैव टू मैनेज द डाइट कि आपने ये लेवल लेना है डाइट का, बिकॉज बेसिकली द प्रॉब्लम इज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अच्छा, इन दोनों की वजह है। उसमें चोक ना करें। बहुत ठीक से है। लोग हैं जिन्हें लिक्विड्स पे होता है, बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन है जिन्हें सॉलिड पे है, प्लस मेडिसिन पे है, तो फिर हमें उसकी लुक चेंज कर देनी है फूड की। तो डॉक्टर साहब, मैंने कई दफ़ा ये देखा है कि देखिए, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती है, प्रॉब्लम्स आती है, और फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि हमारा जो पूरी बॉडी के सिस्टम्स हैं, अगर वो ठीक काम करें, हम सांस ठीक ले रहे हैं, हम डाइजेशन ठीक कर रहे हैं, हम सही चल रहे हैं, फिर रहे हैं, एक हेल्थी पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और फिर भी हम ये कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटीज़ हैं, क्योंकि हम शुक्र अदा नहीं कर रहे कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए खाना कितना मुश्किल है। अगर जिन लोगों को कोई बॉडी का इंजरीज़ हैं, उनको प्रॉब्लम्स हैं, और वो किस तरीके से अपनी मूवमेंट ठीक नहीं कर पाते, तो ये वो नाकदरी है, नाशुक्री है
उन चीज़ों की जिसके ऊपर फिर हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अपनी उन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जाते हैं कि हमें ये नहीं मिला तो हमें स्ट्रेस हो गया, किसी ने हमें कोई बात कर दी तो हम कहते हैं अच्छा जी हम नाराज़ हो गए हैं, और पूरा सालों साल हम नाराज़ रहते हैं, ठीक है। किसी ने हमें कुछ धोखा छोटा सा कर दिया, ठीक है, और हम वो गरज सारी ज़िंदगी दिल में रखते हैं और हम माफ़ नहीं करते, शुक्र अदा नहीं करते कि यार हम हेल्दी हैं और ठीक हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं इंजरीज़ में, जैसे हमने बात की थी कि लोग आते हैं ओवरऑल प्रैक्टिस, आपने 2 डिफरेंस बड़े अच्छे बताए, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग में, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं, लड़कियाँ स्पेशली हमारे पास जिम में भी आती हैं, तो उनको ये इशू होता है कि सर हमने वज़न कम करना, आप हमसे जितने मर्ज़ी पैसे ले लें, हमें कोई डाइट प्लान बता दें, हमें कोई एक्सरसाइज बता दें, ठीक है, बस हमें वज़न कम करना है। लेकिन जो पर्पज़ है जिम करने का और एक्सरसाइज का, जो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग का, वो क्या है और उनको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत होती है? देखिए, इसको मैं इस तरह कंक्लूड करूँगी जैसे आपने पहले भी बात की, जिसमें मुझे लगता है कि जो लैकिंग है लोगों को पता होना चाहिए, जो मुझे भी नहीं पता था, नाउ आई नो कि वी हैव टू प्रायोरिटाइज। यस, आपकी प्रायोरिटी क्या है? टू फील हेल्दी, टू फील ब्यूटीफुल। हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं या फोकस लुक हेल्दी और लुक ब्यूटीफुल पे होता है। उनका फोकस यही होता है कि हम अपेरेंटली प्लीजिंग लगें, बिल्कुल हम है, दिखने में खूबसूरत लगें, बिल्कुल ऐसे ही, दिखने में खूबसूरत लगना और अच्छा महसूस करना, दिखना अच्छा और महसूस अच्छा करने में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। बॉडी शेमिंग चल रही है वो एक तरफ है, वेट लॉस आप करना चाहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ये गोल होना चाहिए। मुझे वेट लॉस करना है जस्ट सो आई लुक ब्यूटीफुल, ये गोल नहीं है। एक्सेप्ट करें अपने आप को और अच्छा महसूस करने के लिए। ये तो आपने बताई कि वो जो स्टैंडर्ड है, एक सोसाइटी हमें बताती है कि आपको ये करना चाहिए। एक वो चीज़ होती है जो एक स्टैंडर्ड हमें पता है कि हम इस डिस्कशन को एक लेके आए हैं, लेकिन वो जो बुलिंग या ज़ीरो साइज़ या बॉडी शेमिंग का जो इम्पैक्ट फ़ीमेल सफ़र करती हैं, आप उनको कैसे एड्रेस करेंगे कि वो अपने माइंड को स्विच करें कि यू नीड टू लुक हेल्दी फर्स्ट बिफोर यू अपीयर हेल्दी। लेकिन उनको जब कोई उनकी फैमिली में हस्बैंड, फैमिली, बच्चे, सब कोई या कंपटीशन इतना चल रहा है कि यार पतला दिखना है, शादी से पहले पतला दिखना है, तो अपने माइंड को कैसे वो स्विच करे, कैसे? इस पे आई वुड से कि यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ फर्स्ट, नंबर 1, लव योरसेल्फ फर्स्ट। यस, इफ यू बिल्कुल, डोंट लव योरसेल्फ नोबडी गोना लव यू। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अपने आप को समझा दें आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि मैं लोगों को खूबसूरत लगूं या मेरे पास मेरा माइंड पीस हो। बिल्कुल, अगर आपके पास आपका माइंड पीस है, आप अपनी सारी ज़िंदगी की ज़रूरत के काम जो एडियल्स होते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, अच्छे से कर रहे हैं, जिसमें आपको थकावट नहीं हो रही, सांस नहीं चढ़ रहा, जब बेड पे जाते हैं तो जिस्म टूट नहीं रहा, एक हेल्दी वे में आप एक नेचुरल स्लीप पे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ी कोई नेमत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोगों को खूबसूरत दिखाना, इसको छोड़ो, यू नीड टू लुक ब्यूटीफुल टू योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। डॉक्टर साहब, यस, सॉरी मैं आपको ड्रॉप, काउंसल योर हस्बैंड्स, दैट्स इट। वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत डॉक्टर साहब ये बताएं कि अच्छा मेरे पास कुछ एक प्रॉब्लम लोगों के आते हैं। वन ऑफ माय पेशेंट, उनका एक बेटा जो है वो ऑटिस्टिक है एंड शी इज़ ट्राइंग टू कंसीव, ठीक है, और उनके 3 to 4 टाइम मिसकैरेज भी हो चुके हैं, और शी स्टिल एट द एंड ऑफ स्ट्रेस कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके लिए थेरेपी, सारा दिन उसके लिए डिफरेंट स्कूल्स में जाती है, डिफरेंट स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाती है, लेकिन वो फिर भी कंसीव करना चाह रही है कि मुझे अगला बेबी चाहिए, मुझे अगला बेबी चाहिए। तो हाउ डू यू सजेस्ट दोज पीपल जिनके मिस कैरेजेस हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एक मेंटल डिप्रेशन से गुजरती हैं, या जिनके बच्चे जो है वो डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, कितना टफ होता है कि यार उस प्रॉब्लम चैलेंज से गुजरना, और उनको फिर क्या करना चाहिए? उनको बेसिकली जो उनका फर्स्ट बेबी है, जो फर्स्ट ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उसको वो ट्रेन करते हैं लाइक वाइज के इट हैपन्स आफ्टर 9 months, ये जो उनका गेस्टेशनल पीरियड है उसके बाद भी टाइम पीरियड आना है, ठीक है, न्यू बेबी इज कमिंग अप, तो उसकी जो विजुअल लैंग्वेज है वो उसको विजुअल लर्नर होते हैं ज़्यादा, उनके मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर है ऑटिज्म के अंदर, ठीक है, तो विजुअली उसको बताते जाएं थ्रू डिफरेंट पिक्चर्स और इवेंट्स कि अच्छा ये ऐसा इवेंट हो रहा है एंड न्यू बेबी इज़ कमिंग अप इन योर हाउस, ताकि वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो और घर में कोई टेंशन हो ना हो। तो डॉक्टर साहब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ या किसी टाइप की भी ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोज हो सकती हैं? ओके, उसके कैसे डायग्नोज, क्योंकि पेरेंट्स इस पर फोकस नहीं करते, सो आई वांट यू टू शेयर कि किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कि इसको डायग्नोज अर्ली किया जाए। मोस्टली तो ये बिफोर 3 months जब आपका गेस्टेशनल पीरियड है ना, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो आपके वीक्स हैं
उसमें अगर तो क्रोमोसोमल है, कोई भी डिफेक्ट है, अगर और उसमें क्या होता है अगर क्रोमोसोमल वो फिर आप जेनेटिक म्यूटेशन और स्टडीज वगैरह करवाते हैं। इट हैपेंस इन वेस्ट पाकिस्तान में थोड़ा सा अभी कम अभी क्या, हाँ, बट इट हैपेंस इन फ्यू हॉस्पिटल्स, ओके, जहाँ पे वो इतना स्टडी कर लेते हैं डीपली के जेस्टेशनल लेवल के ऊपर जाकर देखते हैं मदर के वूम में, ठीक है, वहाँ पे पता करते हैं कि क्या एनोमलीज हैं। और उसमें किस टाइप की बीमारियां पीर होने के चांसेस होते हैं? बेसिकली अगर हम जेनेटिक देखें, जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उसमें म्यूटेशन हो रही है, क्रोमोसोम अगर मिसिंग है तो दे विल मूव टुवर्ड्स द अदर वन के वो उसमें क्रोमोसोम ऐड कर दें या कुछ भी, मतलब और वो ट्रीटेबल है? हाँ जी, ट्रीटेबल। ओके, गुड। और एक तो आपने ये बता, उस टाइम पे पता लग जाए ना कि गेस्टेशनल लाइफ में पता लग जाए मदर की तब ट्रीटेबल है, यहाँ तो हमारे वो नहीं है, यहाँ तो बहुत सी फैमिलीज कर रही हैं। अगर हम पेरिफेरी की पॉपुलेशन देखें तो उनके लिए डिफिकल्ट है। अच्छा, एक तो क्रोमोसोमल आपने कहा फर्स्ट 3 वीक्स के अंदर, सॉरी, और फिर उसके बाद कौन सी इश्यूज हो? जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, एज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटिज्म, तो ऑटिज्म के अंदर तो अभी उसके कॉजेज ही एज सच अननोन है, उसको हम नहीं कह सकते कि वो पहले लाइफ में पता लगेगा। ओके, ठीक है। सो आफ्टर बर्थ कितनी देर तक इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है? अगर कोई बच्चा म्यूटेशंस के साथ या एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ है, उसको प्रॉब्लम, हमें बिफोर द एज ऑफ 7 इयर्स जो है ना उसको डायग्नोस करना पड़ता है, 7 ईयर से पहले, और ट्रीटेबल है। डॉक्टर साहब, जो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली हमारे यहाँ जो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं जो कि एक्सरसाइज जिम नहीं जाती, जिनके पास फिजियोथेरेपिस्ट की रसाई नहीं है या जिनके पास एक्सेस नहीं है, वो उनको क्या घर पे डेली एक्टिविटीज़ कैसे करनी चाहिए ताकि उनकी जो बॉडी है एक सही तरीके से परफॉर्म करती रहे? देखिए, सबसे बड़ा तो एक मिसकॉन्सेप्ट है जो हमारे पास घरेलू ख़वातीन आती हैं जिनके पास अनफॉर्चुनेटली वक्त नहीं है कि वो अपने आप को दे सकें, जो कि होता है लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी नहीं बनाया। उनको लगता है कि अगर हम घर के काम काज कर लेते हैं, हमने बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, तो हमारी एक्सरसाइज हो गई। बिल्कुल, एक्सरसाइज हाउस कोर्स को वो सब, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आपको एक स्पेसिफिक रिदम चाहिए, स्पेसिफिक टाइम चाहिए जिसमें आपको इतना सांस चढ़े, इतना हार्ट रेट हो, और वो हर एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन एक फिर अलग फील्ड है जिसमें हमें बताना पड़ता है कि आपकी बॉडी की क्या डिमांड है। ठीक है। जो घरेलू ख़वातीन हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रोज़ अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, रोज़ 30 मिनट्स अपने आप को दें। 30 मिनट्स में इफ़ यू कैन वॉक में भी हम सिर्फ चलेंगे इस मकसद के लिए नहीं कि किसी दोस्त को ले लिया और सिर्फ बातें करते रहें, बिल्कुल, हाँ, इस मकसद से आप वॉक करेंगे, जॉग करेंगे कि आपको सांस चढ़े, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल। खाली चल लेने से आपको फटीग के अलावा खलियाँ पड़ेंगी, क्रैम्पिंग, डोम्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर कोई पेशेंट आपको विज़िट करना चाह रहा है तो वो कहाँ पर विज़िट कर सकता है? अगर कोई पेशेंट मुझे विजिट करना चाह रहा है तो वो आ सकता है गुलबर्ग में, मेरे क्लिनिक में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आ सकते हैं। मेरा नंबर वो आपके चैनल के थ्रू ले सकते हैं। एंड मोस्ट वेलकम। थैंक यू। और डॉक्टर साहब आप बताएं, अगर कोई पेशेंट मुझे कंसल्ट करना चाह रहा है फॉर स्पीच लैंग्वेज थेरेपी असेसमेंट तो वो उमर हॉस्पिटल में आ सकते हैं, जेल रोड पे, और आइदर एट अमराजी हॉस्पिटल इन। और क्या वो ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं? आपको भी कर सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने टाइम दिया। चलिए अब इस शो को हम एंड करते हैं और हसीब की तरफ चलते हैं और हसीब से पूछते हैं कुछ मज़े की एक्सरसाइज बताएं जो कि घर पे रहते हुए आपका वज़न कम हो सके, और सेलुलाइट के बारे में, इस एक्सरसाइज के बारे में हसीब बताएंगे कि आपका बॉडी फैट, स्पेशली वो ख़वातीन जिनको सेलुलाइट के इश्यूज़ होते हैं, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। आज मैं आप लोगों को थाइस वर्कआउट के बारे में बताऊंगा। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अक्सर लोगों के नीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है काफ़ी देर बैठने की वजह से। मसल्स जो होते हैं हमारे, इनमें ज़रा फ्लफीनेस सी आ जाती है, फूलने लग जाते हैं। सो इनको हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं, और जैसे कि प्रीवियस एपिसोड्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को उन्हीं एक्सरसाइजेस के बारे में गाइड किया था कि जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, जिम रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये वो एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप घर में या कहीं पर भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेग्स का वर्कआउट है और वो किस तरीके से करना है, उसको स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने लेग्स को थोड़ा सा कंप्लीट स्ट्रेच कर लेना, और वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने लेग्स को इस तरीके से थोड़ा बहुत स्ट्रेच करना है कि आपके जो हैं नर्व्स वगैरह वो रिलैक्स हो जाए, इजी हो जाए, और आपके जो पट्टे हैं, लेग्स मसल्स हैं, वो ज़रा रिलैक्स हो जाएं, वो एक्टिव हो जाए। और उसके बाद आपने कंप्लीट स्ट्रेचिंग करने के बाद दूसरी जो चीज़ जिसको आपने
अपने जहन में रखना है वो ये है कि एंगल्स बहुत मैटर करते हैं हर चीज़ में। आपने अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है, अपनी स्पाइन बिल्कुल सीधी रखनी है, और जब आप स्क्वाट्स परफॉर्म करें तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो पूरी बॉडी का वेट है वो आपकी हील्स पे ना हो। अगर हील्स पे ज़्यादा होगा तो आपका प्रेशर सिर्फ और सिर्फ आपकी हैम्स तक आएगा, उससे आपके कंप्लीट लेग्स हिट नहीं होंगे। तीसरी बात ये कि अगर आपका बॉडी वेट आपके टोज पे होगा तो उससे आपके नीज पे प्रेशर पड़ेगा, सो आपके नीज हर्ट होना शुरू हो जाएंगे और उसमें उस सूरत में भी आपके टोटल लेग्स हिट नहीं हो सकेंगे। सो जो सिंपल और बेसिक एक्सरसाइज है जिसको हम सिटअप्स भी कह सकते हैं, स्क्वाट्स भी कह सकते हैं, वो किस तरह से परफॉर्म करनी है कि आपने एक नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाना अपनी स्पाइन सीधी करके, ताकि आपको प्रेशर ना पड़े। और इसके आपने 3 सेट्स करने हैं, 3 सेट्स एंड अराउंड 12 to 15 रेप्स आप हर एक सेट के अंदर मेंटेन रखें, ताकि आपके मसल तक कंप्लीट इंटेंसिटी और हीट जा सके, ताकि मसल प्रॉपर पंप हो सके। और उसको परफॉर्म किस तरह से करना है, आपका बॉडी वेट आपके बिल्कुल पैरों के दरमियान में होना चाहिए, ताकि आप किसी इंजरी की तरफ मूव ऑन ना हो। तो इस तरीके से आपने अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना है लाइक दिस, और आपने एक सेट में अराउंड 12 से 15 रेप्स लगाने हैं। सो दिस विल बी योर पोजीशन। एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि बेंड होते हुए आपकी कमर बहुत ज़्यादा आगे की तरफ ना झुके, अदरवाइज आपकी स्पाइन पे प्रेशर आएगा। सो एक एक्सरसाइज तो ये होगी जो कि सिंपल स्क्वाट्स है, इसके आपने 3 सेट्स करने हैं और अराउंड 12 to 15 रेप्स। जितने रेप्स आप हाई करेंगे उतनी अच्छी इंटेंसिटी आपका मसल पिक करेगा। नंबर 2 एक्सरसाइज जो कि हमारी इनर थाइस के लिए है और हमारे ग्लूट्स के लिए है। इसको आपने किस तरह से टारगेट करना है, इसके लिए आपकी हैमस्ट्रिंग्स आ जाएंगी, इनर थाइस आ जाएंगी, ग्लूट्स आ जाएंगी, और इसमें सुमो स्क्वाट्स इस एक्सरसाइज का नाम है। तो आपने इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं उनको आपने अपने माइंड में रखते हुए बस इसमें पोजीशन आपकी ये करनी है कि आपके लेग्स थोड़े से वाइड खुल जाएंगे, ओपन इस तरीके से, और आपने अपने पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है। एंड अगेन यू हैव टू डू दिस आफ्टर 5 to 6 रेप। यू विल फील प्रेशर इन योर इनर थाइस, ग्लूट्स एंड ऑन योर हैम्स। सो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आपने परफॉर्म करना है, और आपने अपनी कोर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि वो किसी भी इंजरी की तरफ आपको ना लेके जाए। एंड अगेन सेम पहली एक्सरसाइज की तरह इसके भी आपने 3 सेट्स करने हैं और अराउंड 12 to 15 रेप्स आपने मेंटेन रखने हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज होगी। अब तीसरी एक्सरसाइज क्या है, वो है लंजेस। वो भी आपकी हैम्स के लिए, क्वाड के लिए, ग्लूट्स के लिए, शिन के लिए, और समहाउ इसमें काफ मसल भी आपका एंगेज होता है। तो उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, बहुत सिंपल है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अगेन आपने अपनी कोर बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, एंड दिस इज़ योर पोजीशन कि आपने इसको परफॉर्म किस तरह से करना है, लाइक दिस। पहले एक पाँव से फिर दूसरा पाँव आगे करते हुए। सो इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को मेंटेन रखना है। एंड अगेन आफ्टर 5 to 6 रेप आपको ऑटोमेटिकली प्रेशर फील होना शुरू हो जाएगा। सो इन 3 एक्सरसाइजेस को अगर आप कंटिन्यू करते हैं और मेंटेन रखते हैं तो आपको 110% रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। और अगेन 3 सेट्स एंड 12 to 15 रेप्स। जब आप इसमें यूज टू होते चले जाएंगे तो आप रेपिटेशन को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम ऑल माई साइड, थैंक यू। तो थैंक यू असीब, आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमें बताई। ये एक्सरसाइज स्पेशली उन ख़वातीन के लिए, उन लड़कियों के लिए जो बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम होती है सेलुलाइट की। सेलुलाइट आपकी थाइस पे बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है, और बहुत ज़्यादा लोग या फीमेल जो हैं वो कंसर्न्ड होते हैं कि यार ये फ़ैट कैसे कम होगा। सो ये एक्सरसाइज अगर आप घर पे करते हैं, कोशिश ये करें कि आपका पोस्चर एंगल बिल्कुल ठीक हो, उस पर फोकस करें, अदरवाइज़ आपको पेन निकलने के चांसेस होते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज करते हुए आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ रखें। वॉल्यूम से मुराद है नंबर ऑफ़ रेपिटेशन, वो ज़्यादा रखें, उससे आपका बॉडी जो थाइस फैट है वो जल्दी बर्न होगा। चलिए अब चलते हैं अनम की तरफ और अनम से पूछते हैं कि आज किचन में मज़े मज़े के खाने के लिए क्या ऑप्शन है। आज हम फोर्टाइल की किचन में बनाने जा रहे हैं कॉकटेल सैलड विद गार्लिक ब्रेड। तो उसके सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़रा आपको यहाँ लग रहा होगा कि काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, बट सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले ऐसे करते हैं कि हम ज़रा मुदस्सिर को बुला लेते हैं फोर्टाइल की किचन में और कुछ उससे गपशप भी करते हैं। कुछ वो आपको एक्सप्लेन करेगा रेसिपी, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रेसिपी। तो मुदस्सिर, आप ज़रा आ जाए मेरे फोर्टाइल की किचन में।
अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अनम, इतना आप खुद प्यारी हैं, आपके खाने भी बहुत मज़े के थैंक यू सो मच। अच्छा मुदस्सिर, आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि लास्ट हमने कुछ स्टेक्स बनाई थी और बहुत मज़े के, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था और लोगों ने रेसिपी स्पेशली पूछी थी कि हमें रेसिपी सेंड करें। अच्छा, तो उसके बाद हमने जो है आज मैंने सोचा है कि हम बनाते हैं कॉकटेल सैलेड। उसके साथ क्योंकि आपको पता है सैलेड के साथ अगर आप गार्लिक ब्रेड को ऐड ऑन कर दे तो उसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। तो सिंपल है, इसके अंदर बेसिकली हम 2 तरह का मीट यूज़ कर रहे हैं। इसमें जाएगा बॉइल्ड चिकन जाएगा, जिसको हमने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ जो है बॉईल किया हुआ है। उसके बाद इसमें श्रिम्प्स जाएंगे जिसको मैं अभी कुक करूँगी। उसमें कैबेज जाएगी, उसमें आइसबर्ग लेटस जाएगा, उसमें एप्पल्स जाएंगे, उसमें पीच जाएगा, पाइनएप्पल जाएंगे, ऑलिव्स जाएंगे। ठीक, जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं मुझे तो सब इंग्रेडिएंट बहुत मज़े के लग रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ इसकी बनेगी सॉस। अच्छा, सॉस बेसिकली जो इसकी ड्रेसिंग होती है सैलेड की, वो ड्रेसिंग हम बनाएंगे। उसके लिए सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, लेमन जूस है, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड पेस्ट है, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ओके, ठीक है। तो कितना टाइम अनम लगता है इस रेसिपी को बनने अच्छा, अगर आपके पास ये सारा मेजन प्लेस होके पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर तो मिक्सिंग का काम है जो कि हार्डली 10 मिनट्स या 7 मिनट्स लगेंगे। और इसको प्रिपेयर करने में ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हाँ, हैं तो हार्डली 15 मिनट्स, हार्डली 15 मिनट्स। जितनी देर में हमारी गार्लिक ब्रेड जो 5 मिनट्स में बेक होगी उतनी देर में हम असेंबलिंग कर लेंगे। उसके बाद जो है इसको गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर लेंगे। है ना, एक छोटी सी टिप मैं जानना चाहूँगा। बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं वो कहती हैं कि किचन में जब जाती हैं कुकिंग से इसलिए भी अवॉइड करती हैं कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या वाकई टाइम कंज्यूमिंग है, या इसको किस तरीके से एक अच्छी रेसिपी कम टाइम में आप बना सकते हैं, वो कैसे? अच्छा, सबसे पहली बात है कि अब देखिए, अब जब मेरे पास सब कुछ मेजन प्लेस होके, इसे कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में मेजन प्लेस। अच्छा, जब हाँ मेजन प्लेस, जब ये सब कुछ इस तरह से पड़ा होता है तब तो आपके पास बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं होता। ठीक है, अगर आपको कटिंग करनी है तो देखिए जी, हर काम के अंदर जो भी आप काम करते हो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उसका आउटकम अच्छा नहीं निकलेगा। बिल्कुल ट्रू। तो ये है कि मतलब वेजिटेबल्स मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा काटने में कोई ज़्यादा टाइम लगता है। हार्डली मैंने आपको बोला है कि पूरी रेसिपी विद चिकन और श्रिम्प्स बनने में टोटल 15 मिनट लगते हैं कटिंग शटिंग करने में। तो आप सिंपल एक टिप बताना चाहूँगा कि जो चॉपिंग होती है ना, वेजिटेबल्स की चॉपिंग, वो कुछ लोगों को टाइम कंज्यूमिंग लगती है। आप कोशिश करें कि एवरी संडे या वीक में 1-2 दिन सेलेक्ट करके अपने पूरे वीक की जो वेजिटेबल्स हैं, सैलड है, उसकी चॉप करके आप उसको फ्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी वो क्या। हाँ, लेकिन ये कुछ मुदस्सिर, इधर जब आप सैलेड की तरफ जाते हो तो आप उसको फ्रीज नहीं कर सकते। ये एक, क्योंकि आपने जब सैलेड खाना है तो यू नीड फ्रेश वेजिटेबल्स। बेबी कैरेट्स आप ले सकते हैं, बेबी कॉर्न्स ले सकते हैं, बेबी स्पिनच ऐड कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। तो अब हम ऐसे क्या करते हैं कि पहले जो है हम गार्लिक ब्रेड रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने फ्रेंच ब्रेड ली है और उस फ्रेंच ब्रेड को मैंने इस तरह से जो है पीसेस में काट लिया हुआ है। ओके, फ्रेंच ब्रेड इजीली मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है। इसके जगह कोई अल्टरनेटिव ले सकते हैं? इसके नीचे आप अगर आपके पास घर में नहीं है ये अवेलेबल, लेकिन आपने गार्लिक ब्रेड खानी है तो आप रेगुलर अपने घर में जो ब्रांड ब्रेड होती है उसको ले और उस तरह से पीसेस में उसको काट लें और आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर, साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि ये गार्लिक ब्रेड बन रही है तो इसके अंदर ये हम गार्लिक डालेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इसको मिक्स। और मैंने अवन जो है हमारा फोर्टाइल का अवन, उसको मैंने ऑन करके रखा हुआ है 180 डिग्री के ऊपर, उसको मैंने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है। और ओवन में क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ गार्लिक ब्रेड को जो है बेसिकली कलर देंगे इसको, स्लाइड सा कलर। और मैंने ऊपर वाली ग्रिल ऑन की हुई है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आप नीचे वाली जो ग्रिल है उसको ऑन करें। तो इसको इसके ऊपर असेंबल कर लेते हैं, जो हमारी जो बेकिंग ट्रे होती है उस पर इस तरह से। और उसके बाद आपने इसके ऊपर बस इस तरह से। अच्छे खाने के साथ साथ सिर्फ उसका क्वालिटी और टेस्ट होना भी ज़रूरी नहीं है, उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। अभी आप देख रहे हैं कितने मज़े की अनम ने उसको एक तरीके से रखा है और दिल करा है कि आप खुद खाएं। तो गुड प्रेजेंटेशन एक अच्छी एस्थेटिक आपके स्टाइल और माइंडसेट से आती है। बिल्कुल। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि जब इंसान खाना खाता है उससे पहले वो उसको देखता है। जब वो उसे देखने में अच्छा लगेगा तो ही वो उसको खाएगा। ये एक ह्यूमन नेचर है।
अनम पता है आपको डाइजेशन जो है आपकी, जी। आपकी फूड को स्मेल करने से और फूड को देखने के फ़ौरन साथ ही आप जब माउथ में डालते हो खाना, उससे पहले ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो फूड की जो टेस्ट होता है, जो फूड का टेस्ट होता है वो और आप फील करते हैं, सेंस करते हैं, आपकी बॉडी करती है यार आज खाना बहुत मज़े का हुआ। एंड देन फूड की जो प्रेजेंटेशन होती है, अच्छी प्रेजेंटेशन उतनी टेम्पटिंग होती है और वो आपके खाने को और ज़्यादा मज़ेदार बनाती है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये हो गई है, इस तरह से ये रेडी हो गई। अब इसको हम अवन में बेक करेंगे, जैसे कि 180 डिग्री पे मैंने इसको रखा हुआ है। ऊपर वाली ग्रिल ऑन है और हार्डली 4 to 5 मिनट्स में जो है इसको कलर आ जाएगा। इतनी जल्दी? बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे अप्लाइंसेस का ये फ़ायदा है कि आपका टाइम बहुत बच जाता है। बिल्कुल। तो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा उसको बेक करने में टाइम लगता है, वही 2 से 3 मिनट में आप ओवन में डालें और उसको जल्दी से बेक कर लें। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने श्रिम्प्स की तरफ। अच्छा, ये श्रिम्प्स ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो श्रिम्प्स का ना, क्या इसमें फ़िश हो सकती है? इसमें फ़िश भी हो सकती है। अच्छा, सी फूड का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो है अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करने का, इसके अंदर आपको ओमेगा 3s मिलते हैं। इफ़ यू ऐड सी फूड, फ़िश, श्रिम्प्स, उससे ये होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी हेल्दी फैट्स हैं, जिस तरह वो हमारे यहाँ गर्मियाँ होती हैं तो हमें 8-9 महीने गर्मी में गुजारते हैं, तो फ़िश जो है हम नहीं खाते। तो फ़िश के अंदर जिस तरह हेल्दी फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के ब्रेन हेल्थ, आपके जॉइंट हेल्थ, आपकी स्किन, आपकी मोटिवेशन इवन और आपके बॉडी फैट को लॉस करने में भी हेल्प करता है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब जैसे ये ऑयल, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो ऐड किया है ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है। और अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब गार्लिक। गार्लिक को हम थोड़ा सा जो है ब्राउन करेंगे। ठीक है। बेसिकली जो हमें अपने श्रिम्प्स को फ्लेवर देना है। इसकी जगह क्या हम कोई और मीट भी, चिकन भी ऐड कर सकते हैं? इसके अंदर आप चिकन ऑलरेडी हम ऐड कर रहे हैं, आप इसके अंदर बीफ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो वो 2 मीट कर सकते हैं आप। नॉर्मली आपके मील्स की ना 3-4 चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वन इज़ द प्रोटीन, कार्ब एंड फैट एंड द सैलड। मीट के अंदर हमेशा से आप वैरायटी दे सकते हैं। अच्छा जी, ये श्रिम्प्स डाल के आपने इसको गार्लिक के अंदर थोड़ा सा सौते कर लेना है। जैसे ही ये सौते होगा, मीनवाइल आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करने हैं सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ठीक है, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून, मतलब 2 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम विनेगर ऐड करेंगे। ठीक है। और इस श्रिम्प्स को हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे बस। ठीक है। ये थोड़े से जो है अपनी जो साइज़ में और श्रिंक हो जाए। ठीक है। और थोड़े वाइट कलर में हो जाए। और ज़्यादा आपने जो है, जो हमारे श्रिम्प्स हैं उनको ज़्यादा कुक नहीं करना। अगर आप उनको ज़्यादा कुक करेंगे तो वो चुई हो जाते हैं, आप उनको खाने में टेस्टी नहीं लगते। कोई सर्टेन टेम्परेचर आपने टेम्परेचर कम के ऊपर रखा है और कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने? इसको हम, मतलब आप समझिए कि हमने टोटल जो है ना 4 to 5 मिनट्स कुक करना है, दैट्स इट। और इसके अंदर जैसे बताया कि इसको स्पाइसी, लेस स्पाइसी, वो आपकी अपनी चॉइस है। हाँ, ठीक है। जैसे ही ये हो जाएगा, हम साथ ही इसके अंदर जो है अपना चिकन ऐड कर देंगे, जो हमने बॉइल्ड चिकन अपना रखा हुआ है। अच्छा, मैंने समटाइम कई रेस्टोरेंट पे देखा है कि हम लोग फ़िश को इतने मज़े से बनाते हैं, वो पता ही नहीं चलता कि ये फ़िश है, श्रिम्प्स है या चिकन है। बिल्कुल। वो बेसिकली टेस्ट हम इतना अच्छा इनहेंस कर लेते हैं खाने के अंदर कि वो पता नहीं चलता। अच्छा टेस्ट अनम कैसे आता है? क्या टिप्स हैं अच्छे टेस्ट के लिए? अच्छे टेस्ट के लिए टिप्स हैं, बेसिकली आप अच्छे से उसके बैलेंस, उसमें जो है सीजनिंग ऐड करें, सॉसेस जो है वो सब बैलेंस होनी चाहिए ताकि फ्लेवर मुंह में अच्छा ये बैलेंस जो है, हाँ। फॉर एग्जांपल एक प्रो लेवल पे पहुंचने के लिए, क्योंकि इसमें कितनी 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन वो लड़कियां जो यंग हैं, जो कि बनाना सीखती हैं, पहले 6 महीने एक्सपेरिमेंट करती हैं, तो कौन से स्टेप्स हैं वो करके वो जल्दी सीख सकती हैं? अच्छा, इनिशियली हर काम को करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे नहीं होता कि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो फॉरन ही मैं एक्सपर्ट हो गई थी। हर चीज़ इट विल टेक टाइम। और ग्रेजुअली, जैसे आप देखें कि मैं अंदाजे से डालती हूँ चीज़ें, बिल्कुल ऐसे ही, वो एक्सपीरियंस है आपका। वो एक्सपीरियंस है मेरा। लेकिन जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो आप हर चीज़ जैसे आपको मेंशन की जाती है उस मेजरमेंट्स के साथ करें, ठीक है, तो हो सकता है, तो वो
रेडी हो गए हैं हमारी गार्लिक ब्रेड, तो उसको निकाल लेते हैं अवन से और फुल ऑन गर्मा गर्म हमारी जो गार्लिक ब्रेड है वो रेडी है। मेरा तो दिल कर रहा है ना मैं ऐसे ही खा लूँ, इतनी प्रेजेंटेशन मुझे खूबसूरत लग रही है। अच्छा मुदस्सिर, इसके अंदर हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके अंदर हम जो चीज़ है अच्छा। वो भी ऐड कर सकते हैं, तो वो गार्लिक मोज़रेला चीज़ ब्रेड बन भी हो जाएगी। सकती है। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपका दिल कर रहा है एक दिन चीट डे करने का। कभी कभी अगर आपको वेट लॉस का इशू नहीं है, बिल्कुल। आपकी हेल्थ ठीक है, तो आप कभी कभी चीज़ ऐड अप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह क्या नाम कॉटेज चीज़ भी हो सकती है। उसके बिल्कुल आप कॉटेज Cottage चीज़ cheese भी कर बहुत सकते हैं, अच्छे लेकिन मसला ये है कि कॉटेज चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं होती। हाँ, हमें बेसिकली उसको थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए, करना। उसके लिए हमें मेल्ट करनी है चीज़। देसी घी भी ऑप्शन है। बटर की जगह आप देसी घी कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन है। बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, कलर चाहिए ना। Color चाहिए। अगर इस पर चीज़ और होती तो इसने थोड़ा सा और ब्राउन ब्राउन लगना था, तो वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अब हम क्या डाल रहे हैं? फ्रूट्स में। आ रहा है इसमें एप्पल जाएगा, ये 1 से 2 एप्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जाएगी ये कैबेज, ठीक है, साथ में इसमें जाएगी। अच्छा आइसबर्ग है, अच्छा होता है इसको खाना सैलेड में, आपको पता है कि बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है आइसबर्ग का। ये चला गया। इसके बाद इसमें हम जाएंगे पाइनएप्पल्स, कॉकटेल है ना बेसिकली। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये हमारे बड़ी पीच मुश्किल से अपने आप को रोक रहा हूँ कि मैं ऐसे ही खा जाऊँ। पाइनएप्पल तो मुझे फेवरेट है। ऑलिव्स, और ऑलिव्स इसमें जाएंगे। अच्छा, अब इसको करेंगे साइड पे। आप थोड़ा काम करें ना, मिक्स करें इसको। उसके बाद अब इसके हम बनाएंगे ड्रेसिंग, तो उसके लिए जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। है ना, मैं काम करते करते मैं खा सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खा सकते आप जब तक ये बनेगी नहीं। मस्टर्ड पेस्ट जाएगी, इसमें लेमन जूस जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम विनेगर, और साथ में अब इसके अंदर जाएगी ये सॉल्ट और ब्लैक पेपर फ्लेवर के लिए। करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स। अच्छा, ये ड्रेसिंग जो है बेसिकली आप अपने किसी भी सैलेड पे डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी सैलेड पे आपने डालनी है। अगर आप चाहें तो इसको जो आप आम रेगुलर जो जैसे कि खीरा टमाटर प्याज के साथ जो सैलेड बनता है, फ्रेश सैलेड, जी जी, उसके साथ भी आप जो है इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेंगे ताकि ऑलिव ऑयल जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। चले, थैंक यू मुदस्सिर, आपने मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। अब ये हो गई है मिक्स, और अब हम क्या करते हैं कि हम इसको इधर ले आते हैं और जो हमने अपने श्रिम्स और चिकन कुक किया हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अभी देखिए पूरे का पूरा एक मील बन गया है। जब पूरा मील बन गया। प्रोटीन ऐड अप हुए, फ्रूट्स ऐड अप हुए, वेजिटेबल्स ऐड अप हुई, तो हमारे पास प्रॉपर इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब, और आपका एक मील रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, एक हेल्दी मील। बिल्कुल। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने ड्रेसिंग इसकी बनाई है, ठीक है, वो ऐड कर देंगे। ये ड्रेसिंग जो है इसके अंदर ऐड हो गई है, अमेजिंग। और अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, और उसके बाद हम करेंगे इसको सर्व। हम कहते हैं कि लड़की का हाथ किचन में बहुत अच्छा चलता अच्छा, है, तो वो खुश नसीब होती है। अल्लाह करे। अल्लाह करे। देखिए, वो वैसे भी आपको पता है कि वो एक कहावत भी बनाई हुई है कि मर्द का दिल जीतने के लिए इंसान उसके पेट की तरफ से जाता है। तो Yes, बिल्कुल। खाना उसको अच्छा खिलाएंगे तो जाहिर बात है फिर लकी तो होगा। फिर लकी होगा। अच्छा खाना, आपको पता है अच्छा खाना भी एक अल्लाह ताला की नेमत है। बिल्कुल ऐसे ही। कभी भी मैं ना उस दिन एक चीज़ पढ़ा था, हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, हमारी बॉडी का रीनल सिस्टम है, हमारा जो लंग्स काम करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हम कई दफ़ा ना बड़े नाशुक्रे हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम उन लोगों से पूछे जिन लोगों की डाइजेशन ठीक नहीं है, तो वो बेचारे कुछ खा नहीं सकते। उन लोगों से पूछे जो लोग बेचारे कुछ प्रॉपर हज़म नहीं कर पाते, कुछ मीठा नहीं खा पाते, डायबिटीज़ है, जिन लोगों को वेट बहुत ज़्यादा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, तो आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह का कि अगर आपने आपको खाने को बॉडी हज़म करी है प्रॉपर खाना। और ये भी एक बहुत बड़ी ग्रेटिट्यूड है आपका कि डेली अगर आप इसी चीज़ का शुक्र अदा करते हैं तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और आपके ऊपर
आता है और जिसका इम्पैक्ट बाकी भी लेते हैं। जी मुदस्सर, तो जैसे कि आज हमने बनाया है कॉकटेल सैलड विद गार्लिक ब्रेड, तो दोनों हो गई ये रेडी। अच्छा, इसको थोड़ा सा फाइनल टचेस देने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पार्सले। अच्छा। बेसिकली पार्सले इसको एक तो बड़ा रिफ्रेशिंग कर देता है, प्लस इसको ज़रा कलर एनहेंस और कर देता है सैलड का। जैसे कि हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि खाना इंसान पहले देखता है उसके बाद खाता है। देखने में चीज़ आपको प्यारी लगेगी और फिर ही आप उसको खाने में मतलब आपको इंजॉय करोगे। सो थैंक यू सो मच, है ना, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मज़े का खाना बनाया। मुझे तो दिल कर रहा है मैं भी खाना शुरू कर दूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए जी, आप चलते हैं वापस शो में और बाकी सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं। आज की शो में आपने देखा हमें बहुत मज़े के टिप्स मिले, बहुत अच्छी बातें करने को मिली और आप लोगों को इन टिप्स से लाजमी बहुत फ़ायदा होगा। और लास्ट वाले शो के बाद भी बहुत सारे लोगों ने हमें अपने क्वेश्चंस और फीडबैक दिया था। सो आज के शो को हम एंड करेंगे और मेक श्योर इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें फीडबैक, अपने क्वेश्चंस जो भी हैं, अगर किसी डिजीज़ से गुजर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो लाजमी मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि हम उन क्वेश्चंस को, उन प्रॉब्लम्स को डॉक्टर से डिस्कस कर सकें। प्लस अगर उन डॉक्टर्स को आप विज़िट करना चाहते हैं तो मेक श्योर नीचे उनके एड्रेसेस, उनके क्लिनिक के एड्रेसेस भी गिवन है, आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।